हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल सत्यम श्रीवास्तव आईएएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अपने एक सीरीज को स्टार्ट किया था बजट 2020 एंड 21 के बजट को हम लोग एनालिसिस कर रहे थे फॉर द प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो कि हमने कहा था कि आप लोगों ने बजट तो बहुत पहले ही पढ़ा होगा, लेकिन जो ये बजट का जो ये मैं कोर्स लेकर आया हूँ वो पूरा एक निचोड़ है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। बजट में ऐसे नहीं कि आपसे कितने रुपए एलोकेट किए गए, कितने रुपए दिए गए, वो हमसे नहीं पूछता है। हमसे वो चीज़ें पूछता है जो कि हमारे प्रीलिम्स के कौन सी नई स्कीम की घोषणा की गई है बजट में, कौन सी नई चीज़ें शुरू की गई हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब तक हम लोगों ने इसका पार्ट वन देखा था, आज हम लोग पार्ट टू डिस्कस करेंगे। तो पार्ट टू ये आज का है। और कल मैंने एक वीडियो डाली थी दोस्तों, ये बीच में नहीं आ पाया था लेसन, क्योंकि कल मैं एक लेसन लाने में व्यस्त था। वो था कि जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम जो टलने वाला है उस पर मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें, उसमें मैंने एक क्लिप भी डाली हुई है जो कि यहाँ पर जो कि एक मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर स्टेटमेंट आया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दी गई है, उसको मैंने उसमें डाला था दोस्तों। तो उसे आप लोग देख सकते हो, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, उससे पहले यदि आपको ये टॉपिक, ये कोर्सेज सारे अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब बस करना मत भूलेगा, लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि लोगों तक पहुंचे। और आप मुझे अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो सत्यम श्रीवास्तव सर्च करके, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव ज्वाइन कर सकते हो। फॉर द पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर दी जाती है डेली बेसिस पे दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था कि यूनियन बजट क्या होता है, ये सब हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था। आज हम लोग दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करेंगे जहाँ से हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया था, यहाँ से हम लोग यहाँ पर अपना जो सफ़र था यहाँ पर ख़त्म किया था, उसके आगे हम लोग आज यहाँ पर शुरू करेंगे। तो एक्सपेंशन ऑफ पीएम कुसुम, ठीक है। तो पीएम कुसुम योजना क्या है, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कितने रुपए दिए गए वो इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द फिल्म्स के लिए, इंपॉर्टेंट है फॉर द फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2020 में। तो वो है हमारा पीएम कुसुम दोस्तों, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिलहाल तो ये देखते हैं कि 20 लाख फार्मर्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप स्टैंड अलोन सोलर पंप्स दोस्तों। तो यहाँ पर 20 लाख फार्मर को यहाँ पर सोलर पंप्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप लोग यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे सोलर पंप लगाए जाएंगे जिसके द्वारा जो हमारा ट्यूबवेल है, जो हमारा पानी है, हम लोग उसकी आपूर्ति कर सकेंगे, ठीक है। उसकी आपूर्ति हम लोग कर सकेंगे जिससे हमारी बिजली की जो बचत कम होगी, उसके लिए ये योजना है दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। अब इसके दोस्तों बेसिक हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे कि ये किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है क्या, ठीक है। तो कुसुम स्कीम क्या है, कुसुम का मतलब क्या होता है, कुसुम का मतलब होता है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं एवं उत्थान महाअभियान, ये फुल फॉर्म है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम को यहाँ पर शुरू किया है, कुसुम योजना को यहाँ पर शुरू किया गया है, कुसुम योजना को यहाँ पर शुरू किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीन घटक इसमें शामिल है, ए बी और सी दोस्तों, ठीक है। तो तीन घटक में क्या क्या है, तो 2022 तक यहाँ पर इसका जो एम है कि 2022 तक यहाँ पर 25,750 मेगावाट की सौर क्षमता को स्थापित करना है 2022 तक दोस्तों, ठीक है। तो 2022 तक टारगेट रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर निम्न टारगेट रखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा टाइप ए है उसमें कहा गया कि भूमि के ऊपर बनाए गए 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना। टाइप बी में क्या किया जाएगा, 17.50 लाख यानी कि 17 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का यहाँ पर स्थापना किया जाएगा। तीसरा जो यहाँ पर टाइप है वो है कि ग्रिड से जुड़े 10 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का सौरीकरण करना है।
तो बस आपको, अगर आप इतना भी ध्यान नहीं रख पाओगे तो बस आपको इतना जरूर ध्यान में रखना कि जो पीएम कुसुम है, जो पीएम जो कुसुम योजना है वो किससे संबंधित है, हमारा सौर ऊर्जा से संबंधित है। आप लोग इस इमेज को आप लोग ध्यान में रखिएगा तो आपका आंसर है वो सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। और ये जो बजट में दिया गया है कि यहाँ पर कितना क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना नहीं रखना है, लेकिन ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। राज्य सरकार 30% की इस पर सब्सिडी देगी और से 40% जो खर्च है वो किसानों द्वारा किया जाएगा और 30% जो खर्च है वो बैंकों से मिल रहा है और देश और 10% यहाँ पर जो है वो किसान के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी जो भी राशि है दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक स्कीम और थी यहाँ पर कि ब्लेज स्टोरेज स्कीम दोस्तों। ये बजट, आपकी बार जो बजट पेश हुआ है उसमें ये टॉपिक था दोस्तों, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेंगे। मैंने आपसे कई बार कहा है कि आप लोगों ने बजट तो पढ़ा होगा, लेकिन बजट को हम यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं, बजट को प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स से कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आएंगे दोस्तों, ठीक है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो ब्लेज स्टोरेज स्कीम क्या है, ठीक है। तो विल बी रन बाय द एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा इसे रन किया जाएगा टू प्रोवाइड फार्मर्स टू गुड होल्डिंग कैपेसिटी एंड रिड्यूस दियर लॉजिस्टिक कॉस्ट दोस्तों, कि जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उनके गुड्स हैं वो उनको वहां पर वो भंडारण कर सकें, उसको होल्ड कर सकें। साथ ही साथ जो उनका जो लॉजिस्टिक जो कास्ट आता है यहाँ से ले जाने में वहां तक ले जाने में, वो भी यहाँ पर उसे कम किया जा सके। नाबार्ड टू मेप एंड जियो टैग एग्री वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज एंड रेफर एंड वैन फैसिलिटीज ईटीसी। तो नाबार्ड जो है वो इसको यहाँ पर जियो टैग के द्वारा इसे यहाँ पर मैपिंग भी करेगा, इसको यहाँ पर उसको इस पर रेगुलेट भी करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल वेयरिंग हाउस कॉर्पोरेशन टू अंडरटेक सच वेयर हाउस बिल्डिंग दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारा सीडब्ल्यूसी है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन जो है, उसके द्वारा यहाँ पर जो वेयरिंग हाउस बिल्डिंग है वो उसका काम यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ अब बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर अब बात करते हैं दोस्तों, हम लोग आ गए वेलनेस जल एवं स्वच्छता से रिलेटेड। अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, अब तक हम लोगों ने देखा कि बजट क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बजट में कुछ वित्तीय एक्सपेंडिचर क्या चीज़ें, वित्तीय के बारे में तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग रेलवे के बारे में डिस्कस किया गया, टैक्स के जो नई स्कीम आई है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके साथ साथ उसके बाद हम लोगों ने एक स्कीम जो भी ऊपर पीएम कुसुम स्कीम को डिस्कस किया दोस्तों। अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है वेलनेस एवं जल स्वच्छता, ठीक है। तो सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था के तहत अस्पतालों के निर्माण के लिए कम पड़ रही राशि की पूर्ति के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग अथवा प्राकोष्ठ बनाने का प्रस्ताव किया गया है। ऐसे जिले जहां आयुष्मान योजना से जुड़े पैनल में कोई भी अस्पताल नहीं है, उन आकांक्षी जिलों को पहले चरण में कवर किया जाएगा। जन औषधि केंद्र के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में दोस्तों। तो गवर्नमेंट स्कीम का भी कोर्स ये मत समझे कि वो कोर्स यहाँ पर बंद हो चुका है, ठीक है। वो कोर्स भी यहाँ पर है, बस थोड़ा सा 1 सेकंड या, ठीक है। तो वो भी उसका अब तक हम लोगों ने उसमें 7-8 पार्ट को डिस्कस कर लिया, कम से कम आधी स्कीम तो हम लोग उसमें कवर कर चुके हैं और कुछ स्कीम बच गई हैं उसको मैंने बजट वाले सेशन में कर दिया है और कुछ स्कीम जो और बची हुई है उसको मैं 2 पार्ट में उसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये 2 सीरीज मैंने स्टार्ट किया था, बजट और गवर्नमेंट स्कीम, उसको मैं खत्म कर दिया हूँ और उसमें कुछ चीज़ें बची हैं उसको मैं आज होकर मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो जन औषधि केंद्र के बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो जन औषधि केंद्र के बारे में क्या कहा गया है, तो इस योजना के तहत 2024 तक सभी जिलों में 2000 प्रकार की दवाओं और 300 शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं की सुविधा दी जाएगी इसके तहत। अब बात करते हैं एजुकेशन एंड स्किल के बारे में, हमारे बजट में क्या क्या कहा गया है दोस्तों। तो अगर आप इसको नहीं ध्यान रखो तो आप इस इमेज को जरूर में ध्यान में रखना है, एजुकेशन एंड स्किल के बारे में। तो इस बजट के तहत एक नई नीति की घोषणा का प्रावधान किया गया है।
पुलिस संबंधी विज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान, साइबर फॉरेंसिक विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो मतलब कि एक राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, एक राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान यूनिवर्सिटी खोली जाने का प्रस्ताव इसमें किया गया है दोस्तों। आप यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पर नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी एंड नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके साथ साथ राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत आने वाले शीर्ष 100 संस्थानों द्वारा डिग्री स्तर का पूर्णकालिक ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, ठीक है, शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ बजट में सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था के तहत अर्थात कि एक मेडिकल कॉलेज को एक मौजूदा जिला अस्पताल से संबद्ध करने का प्रस्ताव किया गया है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में अध्ययन कार्यक्रम, तो ये अब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि भारत में अध्ययन कार्यक्रम क्या है। तो इस कार्यक्रम के तहत इंडसेट को एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में शुरू किया जाएगा। फॉर फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कीजिएगा, यूपीएससी आपसे इतना पूछेगा कि भारत में अध्ययन कार्यक्रम क्या चीज है, और 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो इस कार्यक्रम के तहत इंडसेट को एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में शुरू करने का प्रावधान किया गया है। स्पेशल ब्रिज कोर्सेज बाय द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट के तहत यहाँ पर रन किया जाएगा। एजुकेशन के लिए यहाँ पर 99,300 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए 3,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये था एजुकेशन के बारे में, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है बस, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या था दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमने बाद में इसलिए रखा है क्योंकि क्या होता है, ये थोड़ा सा बोरिंग टाइप का हो जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना, ठीक है। लेकिन इसे हम इंटरेस्टिंग वे में से पढ़ेंगे। तो उद्योग एवं वाणिज्य एवं निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। 5 नवीन स्मार्ट सिटी विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। और स्मार्ट सिटी के बारे में हम लोग गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 2020-21 से लेकर 2023-24 तक की 4 वर्षीय क्रियान्वयन अवधि के साथ 1480 करोड़ रुपए के अनुमानित प्रव्यय के साथ राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन प्रारंभ किया जाएगा। तो राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन यहाँ पर शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ज्यादा निर्यात ऋण का वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। निर्वीक प्रारंभ की गई, ज्यादा निर्यात ऋणों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक नई योजना निर्वीक प्रारंभ की जाएगी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जेम, दोस्तों मैंने आपको पहले ही गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बता दिया है, शायद मैंने बताया है, तो आप उसे जाकर के देख सकते हो कि कारोबार को बढ़ा करके 3 लाख करोड़ रुपए देने का यहाँ पर उस 3 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचाने का प्रस्ताव किया गया है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हो। प्रधानमंत्री के जीरो इफेक्ट विनिर्माण विजन के अनुरूप सभी मंत्रालय गुणवत्ता मानक जारी करेंगे। तो ये था इसके बारे में। बात करते हैं और संरचना के बारे में। तो और संरचना के बारे में आप खुद पढ़ेगा, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें है नहीं और इससे क्वेश्चन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं राजमार्ग के बारे में, थोड़ा सा बात करें तो राजमार्गों के तेजी से विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें शामिल है पहुंच नियंत्रण राजमार्ग 2500 किलोमीटर का, आर्थिक गलियारा जो हमारा है वो है 9000 किलोमीटर का, तटीय और भूमिपत्तन सड़कें जो है वो 2000 किलोमीटर की हैं, रणनीतिक राजमार्ग 2000 किलोमीटर का है। चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस वे की शुरुआत की होगी, ये आप ध्यान रखें, चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस वे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर 6000 किलोमीटर से अधिक की लंबाई वाले 12 नए राजमार्ग समूहों के मुद्रीकरण का प्रस्ताव किया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे 1 सेकंड गाइस, ठीक है, MB खत्म होने वाले ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है, अभी हम अपना वाईफाई
ऑन करेंगे, ठीक है। तो भारतीय रेल जो है वो उसमें क्या है, तो रेल पटरियों के किनारे सौर ऊर्जा की उच्च क्षमता स्थापित की जाएगी। रेल पटरियों के किनारे सौर ऊर्जा की उच्च क्षमता स्थापित की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों आपकी बात बजट में कोई ऐसा नहीं कहा गया कि कोई कोई नई ट्रेनें यहाँ पर चलाई जाएंगी, ऐसा नहीं कहा गया है। 148 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु उपनगरीय परिवहन परिवहन परियोजना के लिए 18,600 करोड़ रुपए मेट्रो प्रारूप। तो ये सब पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा ये चीज़ें है नहीं। और कोई मानव रहित यहाँ पर क्रॉसिंग नहीं है अब तक, ठीक है। अब तक पूरे इंडिया में कोई भी मानव रहित क्रॉसिंग नहीं है, ये भारतीय रेल की उपलब्धि है। 550 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा है। 27,000 किलोमीटर की रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जा चुका है दोस्तों। पत्तन और जलमार्ग के बारे में क्या कहा गया, तो कम से कम एक बड़े पत्तन के निगमीकरण और स्टॉक एक्सचेंज में इसे सूचीबद्ध करने पर विचार किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हवाई अड्डे की बात करें तो हवाई अड्डे उड़ान योजना, दोस्तों मैंने उड़े देश का आम नागरिक, ये सब सारी स्कीम मैं गवर्नमेंट स्कीम में करा रहा हूं, तो आप गवर्नमेंट स्कीम का पार्ट देखना ना भूलिए। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको, मेरे ही यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा सिंपल वे में, बिल्कुल मस्त टॉपिक के साथ। इसी के साथ ये आप यहाँ पर देख सकते हो, कोई कोई ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर है नहीं, बस इंपॉर्टेंट था उड़ान योजना, तो आप उसे गवर्नमेंट स्कीम में देखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं न्यू इकोनॉमी की, तो न्यू इकोनॉमी क्या है, यानी कि जो हमारा नई अर्थव्यवस्था है वो चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत नेट के माध्यम से, भारत नेट क्या है आगे पढ़ेंगे, भारत नेट के माध्यम से इस वर्ष 1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर टू दी होम से जोड़ा जाएगा। तो फाइबर टू हो 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। 2020-21 में भारत नेट कार्यक्रम के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। नए और उभरते क्षेत्रों समेत विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ज्ञान अनुवाद क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों यूपीएससी अगर आपसे मेन से पूछता है कि नई अर्थव्यवस्था क्या है, तो आप इन सारे पॉइंटों को भी आप लिख सकते हो। भारत के जेनेटिक लैंडस्केप की मैपिंग के लिए, एक व्यापक डाटाबेस के सृजन के लिए 2 नवीन राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय अभियान के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु 8,000 करोड़ रुपए के परव्यय प्रदान करने का प्रस्ताव दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत नेट। तो भारत नेट क्या है, तो हाल ही में यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत नेट परियोजना का नाम पहले OFC नेटवर्क था, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क था। भारत नेट परियोजना के तहत 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जाना है। इसके तहत ब्रॉडबैंड की जो गति होगी वो 2 से 20 Mbps तक होगी। इसके तहत जिला स्तर पर भी सरकारी संस्थानों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। साथ ही साथ इसमें यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा इसे यहाँ पर फंड किया जा रहा है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, राज्यों तथा निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी से, ग्रामीण राज्यों तथा निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी से, दोस्तों ध्यान में रखिएगा, इसमें राज्य भी हमारा है और निजी क्षेत्र भी इसमें शामिल है, तो ये आप मत भूलिएगा, ठीक है। तो इसकी हिस्सेदारी से ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज के क्षेत्रों में नागरिकों एवं स्थानों को सुलभ ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूल हो गए, स्वास्थ्य केंद्र हो गए, कौशल विकास केंद्र हो गए, यहाँ सब निःशुल्क इंटरनेट दिए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये सब मैंने आपको बता दिया है। 2019 तक का यह लक्ष्य था कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड का जो लक्ष्य वो पहुंचाया जाए, बट ये अभी भी काम चालू है इस पर। अब बात करते हैं संस्कृति और पर्यटन को लेकर। दोस्तों मैं आज पूरा बजट खत्म कर दूंगा, मैंने कहा था पार्ट केवल 2 पार्ट में हम लोग यहाँ पर केवल 2 पार्ट में हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो 2 पार्ट में हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो वो आज लास्ट पार्ट है और पूरा बजट में इसमें खत्म करूंगा, ठीक है। 1 सेकंड गाइस। सो गाइस, संस्कृति और पर्यटन, ठीक है। तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। मौसम दोस्तों थोड़ा सा बदल चुका है, आंधियां तेज आने लगी हैं, ठीक है। आप लोगों के यहाँ कैसा है बताइएगा, ठीक है। तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय धरोहर और संस्कृति और संरक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से। यहाँ पर क्या कहा गया है, भारतीय विरासत संरक्षण विरासत संस्थान की स्थापना की जाएगी। पहला चीज, 5 पुरातात्विक स्थलों का दर्शनीय स्थलों के
रूप में जहाँ पर विकास किया जाएगा। दोस्तों मैंने आज ही अनअकैडमी पे अपने आप मैंने जो फरवरी 2020 का जो मंथली करंट अफेयर शुरू किया है उसमें मैंने 5 जो पुरातात्विक जो स्थल है उसको मैंने वहाँ पर बताया है, तो आप जा करके देख सकते हो। उसमें मैंने डिस्कस किया है। साथ ही साथ ही मुद्रा विषयक और व्यापार संबंधित संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। रांची में जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। लोथल में दोस्तों, लोथल में क्या किया जाएगा, लोथल कहाँ पर है, लोथल हमारा गुजरात में है, ठीक है। लोथल में पोत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। तो ये सब चीज़ आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। काफ़ी मैंने इमेज यहाँ पर लगाई है दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कोई भी ज़्यादा बर्डन नहीं। आप बजट देखते हो ना, तो बहुत क्या होता है, बहुत सारे लोग बजट को मतलब 80 पेज के नोट्स में, 82 पेज के नोट्स में आपको देते हैं, ठीक है। आप उसे कभी नहीं पढ़ते हो, आप सच बताइए कि आप उसे कभी नहीं पढ़ते हो, ठीक है। और बजट आपको आपको याद भी नहीं होता है, ठीक है। आप बस जब बजट आता है आप देखते हो क्या क्या चीज़ें हुई है। 80 पेज में हमें क्या चाहिए, हमें बजट, हमें वित्त मंत्री नहीं बनना है, हमें हमें कोई मिनिस्ट्री हमें हमें नहीं चलाना है, हमें बस अपना प्रीलिम्स निकालना है, मेंस में हमें मिलेगा। तो हमें उसको निचोड़ चाहिए, वही निचोड़ में आप लोगों के यहाँ पर लेकर आया हूँ। निचोड़ है ये दोस्तों, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में। तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करने वाले विद्युत संयंत्रों के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप चलाने तथा खाली भूमि के वैकल्पिक उपयोग का प्रावधान किया जाएगा। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों में स्वच्छ वायु सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के द्वारा बनाई जा रही योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु प्रोत्साहन देना। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के द्वारा दिल्ली सचिवालय के साथ आपदा उन्मोचन अवसंरचना सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय सौर सहयोग प्रारंभ के बाद या दूसरी अंतरराष्ट्रीय पहल है। तो इतनी सारी न्यूज में हमें क्या मिला, अंतरराष्ट्रीय सौर सहयोग मिला दोस्तों, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस मिला। ये हमें जानना है, ये हमें पढ़ना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, यही है बजट का निचोड़। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा की अधिक उपलब्धता वाले देशों क्या एक संधि आधारित इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रिटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कर्क और मकर रेखा के मध्य आंशिक या पूर्ण रूप से स्थित 121 सौर ऊर्जा की संभावना वाले देशों का एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से, दोनों को इंक्लूड किया गया है। कर्क रेखा, मकर रेखा, दोनों को इंक्लूड किया गया है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम अर्थात कि हरियाणा में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसका हेडक्वार्टर। इसके प्रमुख उद्देश्यों में वैश्विक स्तर पर 1000 मेगावाट से अधिक का सौर ऊर्जा उत्पादन और वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग $1000 बिलियन की राशि को जुटाना शामिल है। 30 से 31 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की दूसरी असेंबली का आयोजन किया गया। तो ये दूसरी बैठक कहां पर हुई, नई दिल्ली में हुई 30 से 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये मैंने वैजू आईएएस से लिया है, ठीक है, क्योंकि इमेज लिया है मैंने, तो कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर नाम उनका यहाँ पर मेंशन कर दिया है, यहाँ पर मेंशन है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये कंटेंट अच्छा था तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ग्लोबल यहाँ पर इंस्टॉल्ड पीवी कैपेसिटी जो पर कंट्री है, यहाँ पर हमारा इंडिया है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर मेंस एम जो यहाँ पर है आईएसए का, वो क्या है, तो रिड्यूसिंग फाइनेंशियल रिस्क अक्रॉस ए लार्जर ग्लोबल मार्केट। तो जो फाइनेंशियल रिस्क अक्रॉस जो हमारे एनर्जी को लेकर के यहाँ पर हमेशा से रहती है, उसे यहाँ पर रिड्यूस करना। साथ ही साथ यहाँ पर इंक्रीजिंग कॉपरेशन ऑन टेक्नोलॉजी, इसमें टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना। यहाँ पर बिल्डिंग कैपेसिटी एंड इंक्रीजिंग एनर्जी एक्सेस दोस्तों। तो ये थोड़ा सा एम है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर जो सोलर पावर का जो एरिया है, यहाँ पर आप देखिए कैसा क्या है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 1000 मेगावाट से लेकर के 1300 मेगावाट जो यहाँ पर आप देखते हो, ये हमारा दोस्तों यहाँ ये वाला जो रीजन है, कौन सा रीजन हमारा, जो राजस्थान
का जो एरियाज हो गए, गुजरात का जो एरिया है, यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो सोलर पावर है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर आप सब ध्यान में रख सकते हो। तो ये था दोस्तों। और यहाँ पर व्हाट इज द रोल इन इंडिया का क्या रोल है आईएसए में। तो इंडिया का रोल जानते हैं कि इंडिया की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। जो लोकेशन है, स्थिति का मतलब यूँ नहीं कि उसकी स्थिति कैसी है, लोकेशन जो है वो आईएसए में बहुत ही सटीक जगह पर है। और साथ ही साथ इंडिया ने ही इसे एक पहल के रूप में आगे लाया, उसमें फ्रांस भी शामिल है। तो इंडिया विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट एंड इट्स डोमेस्टिक पॉलिसी टू बिल्ड 100 गीगावाट्स हैज सेंट सिग्नल्स टू डेवलपर्स एंड फाइनेंसियर्स। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें तो हेडक्वार्टर्स इसका इंडिया में ही है। तो ये सब आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। इंडिया हैज़ कमिटेड ए कॉर्पस ऑफ 100 करोड़ रुपए इंडिया की तरफ से। इंडिया विल आल्सो गिव ये सेक्रेटरीट असिस्टेंस ऑफ 225 करोड़ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स दोस्तों। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि इंडिया का इसमें रोल है दोस्तों। ग्रिड कनेक्शन ये सब आप यहाँ पढ़ सकते हो कि ग्रिड कनेक्शन जो है रिन्यूएबल एनर्जी का है वो क्या क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सोलर से हमें कितना मिलता है। सोलर से मिलता है 7.27% योगदान है। विंड का सबसे ज़्यादा है 60.19% दोस्तों विंड का है। इसके बाद फिर हमारा, इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद हमारा स्मॉल हाइड्रो का है। उसके बाद फिर हमारा है इसका है दोस्तों जो सोलर पावर है उसका 7.27% है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख, ये मैंने इमेजेस लगाया ताकि आपको आपका जो इन्वायरमेंट वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा क्लियर रहे दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों अभिशासन के बारे में था, यानी कि जो गवर्नेंस होता है, जो गुड गवर्नेंस है वो क्या चीज़ें हैं। अभिशासन का मतलब ही होता है यहाँ पर गुड गवर्नेंस। तो यहाँ पर इसके बारे में क्या कहा गया। तो गुड गवर्नेंस कैसे आएगा, यहाँ पर आपको ये लगेगा कि सर ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम क्यों लगाया, आप ये कहोगे। लेकिन हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत देखो दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत देखो दोस्तों। ये मत देखो, ये देखो जो मैंने लगाया है कितना अच्छा कंटेंट है। यहाँ पर मैंने लिया है कि गुड गवर्नेंस किसे कहेंगे, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, कारपोरेट गवर्नेंस हो, इंटीग्रिटी पैक्ट हो, लोक शिकायत निवारण हो, सतर्कता हो, आचरण संहिता हो, तब जाके वो कोई गुड गवर्नेंस स्टेट, गुड गवर्नेंस डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, गुड गवर्नेंस स्टेट भी हो सकता है, गुड गवर्नेंस कंट्री भी हो सकती है। ठीक है, तो कर शासन में निष्पक्षता और कुशलता लाने के लिए करदाता चार्टर का गठन किया जाएगा। विधानों में कार्यों के लिए सिविल प्रकृति की आपराधिक जिम्मेदारी को ठीक करने के लिए एक कंपनी अधिनियम में संशोधन भी किया जाएगा। ये तो आप ध्यान में रख सकते हो। साथ ही साथ एक स्वतंत्र पेशेवर विशेषज्ञ संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। यह एजेंसी अराजपत्रित पदों की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर है दोस्तों। तो हाँ, एक चीज़ यहाँ पर, और चीज़ें यहाँ पर है कि भारत में 2022 में जो आयोजित होगा G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए तैयारियां शुरू करने हेतु 100 करोड़ रुपए का आवंटित किया जाएगा भारत के द्वारा। और मतलब कि यहाँ भारत में 2022 में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए तैयारियां शुरू करने हेतु 100 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए विशेष आर्थिक प्रावधान किए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये था इसके बारे में। और वित्तीय क्षेत्र के बारे में आप यहाँ पर पढ़िए। तो वित्तीय क्षेत्र के बारे में मैंने लास्ट में रखा है। तो 10 बैंकों को 4 बैंकों के तौर पर विलय को मंजूरी दी गई है, यानी कि 10 बैंकों का जो विलय है वो जल्द ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर 3,50,00,000 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर ऋण वसूली के लिए NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो हमारा जो कॉर्पोरेशन है की पात्रता सीमा घटाई गई है।
इसके बाद दोस्तों ये सब चीज़ें हो गई है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। वित्तीय बाजार ये आप खुद पढ़ेगा, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत इसमें आपको कोई ज़्यादा वित्त मंत्री बनने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। राजकोषीय प्रबंधन देख लीजिए, कभी की पूछ लेता है। तो 15वें वित्तीय आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 से संबंधित अपनी पहल रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें तो जीएसटी संग्रहालय से जो देय बकाया राशि है वो 2 किस्तों में हस्तांतरित की जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान में नहीं रखना है। अगर बात करें तो राजकोषीय घाटा की अगर बात करें तो वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में 3.8% राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया था, और वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में 3.5% राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया। तो आपसे पूछे कि राजकोषीय घाटा कितना है, तो 3.5 आप बता दीजिएगा। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सुधारों का एक बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय के लिए चला जाएगा, जो 21% से भी अधिक होगा दोस्तों, ठीक है। केयरिंग फॉर सोसाइटी, तो केयरिंग फॉर सोसाइटी वही जो मैंने अभी आपको बताया, आर्ट एंड ये दोस्तों मैंने आज ही मैंने अनअकैडमी पर बिल्कुल जो फ्री लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहाँ पर जो मेरा कोर्स है वहाँ पर आपको मिल जाएगा कोर्स। वहाँ पर फरवरी मंथ में आप जाइएगा, ठीक है, वहाँ पर मिलेगा आपको। मैंने डिटेल में बताया कि राखीगढ़ी, हसनापुर, ठीक है, शिव सागर, ये सब मैंने डिटेल में एनालिसिस किया, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। तो केयरिंग सोसाइटी मतलब यहाँ पर संग्रहालय बनाया जाएगा। राखीगढ़ी हरियाणा में है, हसनापुर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, शिव सागर असम में है, धौलावीरा गुजरात में है, और अरिचन्नालूर जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है। अगर मेरे उच्चारण लेने में कोई अगर गलती हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, मौसम खराब है, ठीक है, तो थोड़ी सी हमें भी जल्दी करनी है, और क्योंकि आज इस कोर्स को ख़त्म करना है। द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू अपॉइंट टू टास्क फोर्स टू स्टडी अबाउट द एज ऑफ गर्ल्स एंटरिंग motherhood. The task force top submit recommendation in 6 month allocation for 28600 crore proposed with women's specific program दोस्तों, ठीक है। 5 city will be developed as iconic city with the one set museum दोस्तों, ठीक है। और ये मैप आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पूरा का पूरा मैंने आप अच्छे से बता दिया है कि हड़प्पा कहाँ है, रोपड़ कहाँ है, राखीगढ़ी क्या है, लोथल कहाँ है। तो ये सब दोस्तों आप खुद देखिएगा, और ये सब आप लोग खुद देखिएगा। हसनापुर के बारे में मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो हसनापुर के बारे में। तो हसनापुर जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हसनापुर महाभारत काल में पांडवों एवं कौरवों की प्राचीन राजधानी थी। प्राचीन काल में यह कई धर्मों का संगम भी रहा था। यहाँ पर बहुत सारे जैसे कि दिगंबर जैन बड़ा मंदिर पाया गया है, ठीक है, श्वेतांबर जैन मंदिर पाया गया है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। शिवसागर असम में है, शिवसागर असम में है, और शिवसागर असम में है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ स्थित ऐतिहासिक स्थल रंगघर है, जो कि अहोम राजाओं के लिए एक रंगभूमि था, जिसे खेल के रूप में प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। धौलावीरा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, गुजरात में है, और ये एक सबसे बड़ा नगर, सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर था, और यहाँ विश्व की सबसे पुरानी जल संरक्षण प्रणाली भी हमें मिली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्यचन्नालूर हमारा कहाँ पर, तमिलनाडु में है, तो यहाँ भी इसके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने आज ही मैंने इसको यहाँ पर कवर कराया है, तो इस पर मैं ज़रा फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों आज जो हमारा जो बजट का जो एनालिसिस है वो यहीं पे समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बजट को एंजॉय किया होगा। और इतनी सिंपल वे में बजट अगर आपने इतना सारा पढ़ लिया तो आपको बजट पढ़ने की अब कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, बजट को आपको कहीं भी और पढ़ने की ज़रूरत गाइस नहीं है, ठीक है। और इसी तरह बजट पढ़ो, आपको वित्त मंत्री नहीं बनना है, ठीक है, आपको कोई वित्तीय सलाहकार नहीं बनना है, आपको बस प्रीलिम्स निकालना है, मेंस में इसे यूज़ करना है, यही चीज़ें हमें करना है। तो ये आज का हमारा एक जो सीरीज मैंने शुरू किया था बजट 2020 एंड 21, वो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और ये आपके 2020 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रख कर बनाया गया था। आज इसकी समाप्ति हो रही है, गवर्नमेंट स्कीम भी ख़त्म होने वाली है। मैं उसमें 2 क्लास और लूँगा कि जो भी इम्पॉर्टेंट है वो इसमें हो सके, ठीक है। बस 2 क्लास में वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी सीरीज़। और एक नई सीरीज में शुरू करने वाला हूँ कल। कोई नया सीरीज आ सकता है, ठीक है, कोई अचानक। मैं उसकी नोटिस जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव पर दे दूंगा, तो उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव आप लोग ज्वाइन करिएगा। और यहाँ पर
लेट्स क्रैक भी सत्यम श्रीवास्तव आप लोग ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन इसका पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगा, लेट्स क्रैक भी सत्यम श्रीवास्तव पर। और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी ज़्यादा सुविधाएं मिल सके, क्योंकि अगर आप आपने सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे अभी इसमें यूट्यूब पर बहुत सारे ऑप्शन है जो कि मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि सब्सक्राइब अभी उतने उतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। तो आप ये मैं जो शुरू किया हूँ, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इसे सब्सक्राइब, जैसे कि आप मुझे अनअकैडमी पर इतना ज़्यादा प्यार दिए होते, ठीक है, वही प्यार आप लोग यहाँ भी दीजिए। कम से कम इससे 1000 फॉलोअर्स तक तो अभी पहुँचाइए, ठीक है, 1K तक तो पहुँचाइए ही, उसके बाद आगे और देखा जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना जरूर करें, अपने दोस्तों में 4-5 लोगों में शेयर कर दें ऐसे ही, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर अपने नए टॉपिक के साथ कल। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।